Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So, welcome to the current electricity part number 2. So, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशनशिप्स, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी और उनके इफेक्ट्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन. तो ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे आज पार्ट 2 में. तो वीडियो के एंड तक आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, जो भी मैंने टर्म्स बोली उन सबको लेकर. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो तीन क्वांटिटीज़ है इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है हमें. चलिए निकालते हैं. तो मानते हैं वी हैव अ कंडक्टर जो आपको दिख रहा है. इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर रखा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज टर्मिनल से. ठीक है, हमारे पास में एक बैटरी है, बैटरी से कनेक्टेड है हमारे पास में कंडक्टर, एंड कंडक्टर के दोनों तरफ क्या है हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से. ये इस तरह मतलब कुल मिला के बैटरी से कनेक्टेड है. ठीक है, अब ये कंडक्टर है तो इसकी लेंथ है स्मॉल एन, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने मान लिया है कैपिटल ए, और साथ साथ में है ना मैंने इस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dx लिया है. अगर इसकी पूरी लेंथ अगर l है और उसका छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं तो हमारे पास में लेंथ एलिमेंट क्या हो गया, dx हो गया. जब हमारे पास में dx आएगा तो अगर मुझे पूरी लेंथ के लिए निकालना है तो हम कुछ ना कुछ करके इंटीग्रेशन करके मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर इज अ स्मॉल एन. मानते हैं कि ये जो कंडक्टर है हमारे पास में इसमें है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल्यूम में जितने भी है उसको हमने क्या ले लिया है, स्मॉल एन कंसीडर कर लिया है. क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कैपिटल ए, ये स्मॉल एन अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डी एक्स लेंथ, इस छोटी सी डी एक्स लेंथ में कितना होना चाहिए फिर. ठीक है, पूरे के लिए अगर है तो मैं उसके पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये छोटा सा एलिमेंट है तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए लेंथ इनटू इस लेंथ के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इस छोटे से जगह का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा. वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. तो देखो ए तो हो गया हमारे पास में मीटर स्क्वायर, dx भी हमारे पास में मीटर है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, मीटर क्यूब. ठीक है जी, तो एक तरह से a इंटू डी क्या हो गया है, उस पर्टिकुलर स्मॉल लेंथ एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया है. ये जो मैंने ब्लैक शेडेड कर रखा है ना ये वाला हिस्सा, इसके लिए क्या हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया है n मल्टीप्लाई बाय ए डी एक्स. ठीक है, सो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू एन ई. क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटाइजेशन से आपको पता है ना, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई. तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, एन ई मल्टीप्लाई बाय पूरे वॉल्यूम का. तो मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से, रुको एक मिनट. देखो मेरे पास में अगर कोई कंडक्टर है जैसे कि ये, अगर मैंने इसमें ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया dx जो अभी ऊपर बना रखा है. ठीक है, मैं अगर पूरे वॉल्यूम की बात करूंगा तो ये l होगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a हो जाएगा. तो वॉल्यूम विल बी a इंटू एल. ठीक है, लेकिन मैं पूरी लेंथ की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ dx की बात कर रहा हूँ. तो l की जगह क्या आएगा, dx, ये उसका वॉल्यूम हो गया. ठीक है, अब वॉल्यूम तो यहाँ से मिल गया. टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई. अगर भाई यार इतनी सी जगह पे चार्ज इतना है तो पूरे में कितना होगा, एन ई मल्टीप्लाई बाय जो भी उसका वॉल्यूम होगा, राइट. बट यहाँ पे वॉल्यूम क्या है अपने पास में, यहाँ पे है ना वॉल्यूम है ए डी एक्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला के में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी एक्स. तो ये आ गया हमारे पास में टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये आ गई हमारे पास में टोटल चार्ज की वैल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू एन ई मल्टीप्लाई बाय ए डी एक्स. अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज पर यूनिट टाइम. तो डी क्यू अपॉन डी टी और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, क्यू की वैल्यू एन ई ए डी एक्स. एन ई ए डी एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, वो बाहर आ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो ई है वो भी फिक्स है, बाहर आ जाएगा. एरिया जो है वो भी फिक्स है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये ना तो लंबा हो रहा है ना ही चौड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया भी कांस्टेंट है. तो एन ई ए ये जो तीन टर्म है बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट में मिलेगा डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. ये जैसी टर्म दिख रही है आपको dx अपॉन dt. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी. बट यहाँ पे वेलोसिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की. सो हम यहाँ पे है ना वेलोसिटीज को पुट कर सकते हैं vd, dx अपॉन dt को क्या लिख दिया हमने, vd. vd यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है.
ठीक है, आगे यहाँ तक तो आपका रिलेशनशिप किसके बीच में आया, करंट के साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बट करंट डेंसिटी का फॉर्मूला तो ये होता है J इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है, आई बाई ए। अब करंट का फॉर्मूला क्या आया था, NEAVD। J अगर A है तो मैं इस पूरे में A का डिवाइड लगाऊंगा, A से A कट हो गया तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, NEVD। तो ये हमारे पास में करंट डेंसिटी आ गई, J इज इक्वल टू NEVD। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो J इज इक्वल टू NEVD आ गया, ठीक है जी। चल आगे करते हैं हम, तो फिर इसमें हम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। बट टाइम यहाँ पे हमने ना कोलिजन का लेंगे, तो टाइम यहाँ पे, रुको मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा QE अपॉन मास, ये हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू ही आ गई। तो VD की वैल्यू हो गई हमारे पास में QE अपॉन M मल्टीप्लाई बाय टाउ। अरे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से रखी है, और एक्सेलरेशन कहाँ से आया, फोर्स अपॉन मास से। फोर्स क्या होता है चार्ज के लिए, QE। तो यहाँ से हमारे पास में एक्सेलरेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब इसको याद रखो, QE अपॉन ये, QE अपॉन M मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं, तो ये हो जाएगा JN, VD कितना है अपने पास में, QE अपॉन M और मल्टीप्लाई बाय टाउ। ये हमारे पास में करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास में करंट डेंसिटी का क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है। इसमें अभी मल्टीप्लाई बाकी है, मल्टीप्लाई किसका बाकी है, यहाँ पे सामने दिख के लग रहा है, क्या दिख के लग रहा है, चार्ज Q की जगह पे तो हमको पता है E है, तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E और E अपॉन M, ये हो गया टाउ। तो N और N स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला विल बी दिस, J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M मल्टीप्लाई बाय E। ये पूरी टर्म्स को एक साथ इस तरह से रखा है, क्यों, देखो अब ये पूरी टर्म्स को एक साथ क्यों रखा है, यहाँ पे N इज ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कांस्टेंट है, E चार्ज है वो भी कांस्टेंट है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है 2 वो भी फिक्स रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इधर टक्कर करेंगे आगे भी उसी टाइम पीरियड में, उसी रिलैक्सेशन टाइम में टक्कर करेंगे। मास भी हमारा कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को एक साइड में और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बाहर निकाल दिया। तो इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को एक नया नाम दिया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा जो है हमारे पास में कंडक्टिविटी है, हमने क्या मान लिया, इस टर्म को सिग्मा मान लिया, सिग्मा इज ओवर कंडक्टिविटी। और इस सिग्मा का अगर इन्वर्स लिया जाए तो वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। देखो जो कांस्टेंट माने ना उनको पर्टिकुलर नाम दे दिया है, सिग्मा, सिग्मा है ना हमारे पास में क्या है, सिग्मा मेल नहीं, सिग्मा वैल्यू है। तो ये हमारे पास में कंडक्टिविटी आ गई। अगर इसका इन्वर्स करोगे तो वो होता है रो, जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में J इज इक्वल टू सिग्मा E आया है, वेक्टर फॉर्म में हम J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर लगा सकते हैं। चूंकि J इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सारी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्केलर ही रखेंगे उसको। दिस इज द ओम्स माइक्रोस्कोपिक लेवल, ओम्स लॉ है ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब ओम्स लॉ की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अभी अपन J इज इक्वल टू सिग्मा E से ही क्या निकालेंगे, ओम्स लॉ को भी निकालेंगे। So microscopic level and sigma depends only on the material conductor and its temperature। ये मेरे पास प्लास्टिक का मटेरियल, तो सिग्मा इसके लिए बहुत कम है, लेकिन इसी की जगह पे मेटल ले लूँ तो उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, तो उसके लिए अलग होगा सिग्मा। तो सिग्मा ओनली डिपेंड करता है मटेरियल पे, और साथ साथ में किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है जी। अब देखो J इज इक्वल टू सिग्मा E आ गया है, अपन इस J इज इक्वल टू सिग्मा E से ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ओम्स लॉ, जब किसी सर्किट की, जब किसी टर्मिनल की, जब किसी मटेरियल की फिजिकल कंडीशंस लाइक लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब उसमें कितना स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, खींच रहे हैं नहीं खींच पा रहे हैं, वो सब अगर सेम रहती है, then the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference। V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, उसके लिए लेंथ, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और बहुत सारी फिजिकल कांस्टेंट जो है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब वो बदलते नहीं रहने चाहिए। तब
हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, I, V इज प्रोपोर्शनल टू I है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। देखो एक्चुअल में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है तो हमें कांस्टेंट मिला है R, और R इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। R को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओम्स लॉ 10th क्लास से ही, तो 10th क्लास में भी था हमारे पास में V इज इक्वल टू IR। चलो मैं V इज इक्वल टू IR आया कहाँ से उसको निकालता हूँ। यू नो ना J इज इक्वल टू सिग्मा E आया था, सिग्मा E, J का फॉर्मूला क्या होता है, IA रख दिया यहाँ पे, उठा के यहाँ रख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, वोल्टेज अपॉन लेंथ, ये भी हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे देखो देखने वाली बात ये है कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा मैं पहले बता चुका हूँ 1 अपॉन रो होता है, तो उसको भी यहाँ पे रख दिया, 1 अपॉन रो हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब मुझे रिलेशनशिप चाहिए था V और I के बीच में, तो V और I को वहीं रखते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट को I के सामने ले आते हैं। तो रो अगर डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, A वैसा कि वैसा नीचे ही रहेगा। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, V इज इक्वल टू रो L अपॉन A ब्रैकेट में, और बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है करंट से। अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को एक नया कांस्टेंट नाम दे दूं, देखो रो एक्चुअल में ना रेजिस्टिविटी जो फिक्स थी, लेंथ फिक्स है, एरिया फिक्स है कंडक्टर का, तो मैं इसको नया नाम दे देता हूँ R। R जो है हमारे पास में क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस क्या बताता है, किसी सर्किट में कितना ऑब्स्टेकल है, कितना वो करंट को रोक रहा है, रोक नहीं पा रहा है। रेजिस्टेंस एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है जो किसी चीज को रोकती है, ठीक है। तो हमारे पास में ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR आ गया है, ये इसका प्रूफ है तुम्हारे सामने। अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट मैंने बात करी थी कि हम पढ़ेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तुम्हें ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR आया है, V और I, R तो एक्चुअल में कांस्टेंट है, तो R का तो कोई ग्राफ बनने से रहा, तो हमारे पास में V और I के बीच में एक ग्राफ बनाना है हमें। वो मटेरियल्स मेटल हो सकते हैं, नॉन कंडक्टर्स हो सकते हैं, सेमी कंडक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी में क्या है, हमें वो निकालना है VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनका ग्राफ बनाना है, उसे हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। कोई नई बात नहीं है ग्राफ बनाना, बहुत सिंपल सा है। देखते हैं, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ओम्स लॉ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, जैसे कि सेमी कंडक्टर्स, वहाँ पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसे हम चैप्टर नंबर 14 में ज़रूर पढ़ेंगे। सब्सटेंस कुछ ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ओमिक सब्सटेंस, और कुछ ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक सब्सटेंस, जिनको हम लीनियर कंडक्टर, अच्छा लीनियर कंडक्टर सब्सटेंस को बोलेंगे जो फॉलो करते हैं, और नॉन लीनियर कंडक्टर या फिर नॉन ओमिक उनको बोलेंगे जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं उनके लिए जो भाई साहब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनकी है ना ओम्स लॉ से क्या है, दोस्ती बहुत प्यारी है। तो ग्राफ बिटवीन V और V एंड I फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं है ना, जो भी अगर मेरे पास ये मेटल का पेन होता ना, तो इसके लिए ओम्स लॉ जो था वो फॉलो होता, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। मेटल्स के लिए ये होता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाते जाओगे, जितनी बैटरी लगाते जाओगे, उतना ही उसके अंदर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होता रहेगा। आई होप आप समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात। जितना आप करंट फ्लो करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एंड वाइस वर्सा। तो मेटल्स के लिए हमेशा ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जितना आई को इस डायरेक्शन में फ्लो करते जाओ, उतना ही इधर हमारे पास में V भी बढ़ता जाएगा, तो इनकी हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है जी। अलग अलग मेटल्स के लिए ये हो सकता है ग्राफ, जब उनका टेम्परेचर अलग अलग हो, ठीक है। किसी का टेम्परेचर हाई है तो उसका रेजिस्टेंस हाई, टेम्परेचर कम है तो उसका टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। कुछ अभी मैंने बताया था, कुछ जो चीज़ें होती है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर और ये सब, तो उसके ग्राफ कुछ तुम्हें ऐसे मिलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन मटेरियल्स के नाम बता देता हूँ, जैसे कि कुछ गैसेस हो गई, क्रिस्टल रेक्टिफायर हो गए, थर्मोनिक वॉल्व्स हो गए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है एक्चुअल में, ट्रांजिस्टर्स, और ये बनते किससे हैं, अपने सेमीकंडक्टर्स वगैरह से बनते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेंगे, स्ट्रेट लाइन नहीं बन के कुछ ना कुछ आड़े तिरछे कर्व बनते रहेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलो अभी हम इतनी देर से बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस आया है, ये है, ओम्स लॉ है, कांस्टेंट है। एक बार डेफिनेशन पे भी नजर मार ही लेते हैं। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस।
द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अपने अंदर होने वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। सब्सटेंस अंदर से करंट जो भी आ रहा है उसको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। एक रोड पे स्पीड ब्रेकर जिस तरह से मोटरसाइकिल्स को ब्रेक को स्लो डाउन करता है, उसी तरह से हमारे पास में रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, करंट को स्लो डाउन करेगा। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि वोल्ट V अपॉन आई हो जाएगा इसका फॉर्मूला, देखो R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो इसका हो गया वोल्ट, इसका हो गया एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो है हमारे पास में उसकी यूनिट हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं हम, कंबाइंड फॉर्म में ओम बोलते हैं। इसका डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 T - 3 A - 2। ठीक है, याद रखना डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आवर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी लेंथ, जो जितना ज़्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस प्रॉब्लम कवर करेगी, तो उस प्रॉब्लम की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सेकेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी 1 अपॉन ए, मतलब कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वायर को जितना थिक करते जाओ, जितना मोटा बनाते जाओ वायर को, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए ज़्यादा अच्छा पाथ मिल गया है। तो इलेक्ट्रॉन उस ज़्यादा एरिया में से आराम से इजीली फ्लो कर पाएंगे, कोलिजन्स भी उनके कम होंगे। तो दैट्स वाई एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशन से हम एक कंबाइंड फॉर्म बना सकते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। इसे क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास में रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कांस्टेंट है, क्या है। एक्चुअल में रेजिस्टिविटी तो तुम्हें पता पड़ी गई है क्या चीज़, और मैं ऊपर भी निकाल चुका हूँ। कंडक्टिविटी अगर मेरे पास में आई थी n² टाउ अपॉन m, तो रेजिस्टिविटी इसका उल्टा है, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमने उल्टी रख रखी है, ρ इज इक्वल टू m अपॉन n² टाउ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेंथ 1 मीटर ले लूँ और एरिया भी 1 मीटर ले लूँ, लेंथ 1 मीटर एरिया भी 1 मीटर ले लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में, डायरेक्टली इक्वल किसके हो जाएगा, रो के। देखो ना, 1 अपॉन 1, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो रो R इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, इसी टर्म के बराबर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई, ये इस टर्म के बराबर हो गया। तो हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं यहाँ से, कि रेजिस्टिविटी एक न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, जब सब्सटेंस का एक यूनिट एरिया है और यूनिट लेंथ है, मतलब एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया है, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। और रेजिस्टिविटी जो होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी किसी बाहर से चीज़ पे डिपेंड नहीं होती है, मटेरियल पे ही बेस्ड होती है। कैसा मटेरियल आप चूज कर रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, कि भाई उसकी रेजिस्टिविटी उस प्रॉपर्टी पे डिपेंड होगी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मेटल, चाहे लोहा इतना लो या फिर चाहे लोहा उतना लो, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ये प्लास्टिक इतना है और प्लास्टिक बढ़ा लो तो प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। बस फर्क इतना सा है कि अगर आप सब्सटेंस का मटेरियल चेंज कर लेते हैं तो। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और इंक्रीज होती है जब इम्प्योरिटी बढ़ा देते हो, क्योंकि ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। अगर इसकी इम्प्योरिटी बढ़ाओगे, मतलब अलॉय बना लिया, कुछ कर लिया, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो, हर एक के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग होती है। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर बना रखा है। ये इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, एलॉय की थोड़ी कम, सेमीकंडक्टर की थोड़ी और कम, सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी कम किसकी होती है, मेटल्स की होती है। एक्चुअल में देखा ना तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती है, रेजिस्टेंस की वजह से रेजिस्टिविटी भी हो सकती है। तो जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। तो मेटल्स तो ऐसी चीज़ है भैया कि करंट को बहुत अच्छे से फ्लो होने देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, हाई नहीं लो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में लो है, सबसे हाई किसके लिए होगी, इंसुलेटर्स के लिए होगी। ठीक है, आया समझ में। एक और चीज़, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑल मेटल एक्सेप्ट आयरन एंड कोबाल्ट निकल ऑल्सो इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो तो उसकी रेजिस्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन मेटल्स में आयरन, कोबाल्ट और निकल को छोड़ के सबकी बढ़ती है।
मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है और ये डिफाइन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अगर बनाते हैं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगी, मोबिलिटी। मोबिलिटी तो एक तरह से अगर आप डिफाइन समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से मोबिलिटी, अगर मोबाइल चार्जेस ज़्यादा है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबाइल चार्जेस कम है तो उसके मोबाइल चार्जेस के कम होने की वजह से उसकी मोबिलिटी भी कम है। तो ये तो हमारा रेशियो है, ठीक है। जितने ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा उसकी मोबिलिटी, जितना कम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी कम उसकी मोबिलिटी। रेशियो और फॉर्मूला तो ये हो गया। मोबिलिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ई टाउ अपॉन एम। अब मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, तो यहाँ से अगर मैं इसको काट दूँ तो मुझे मोबिलिटी क्या मिलेगी, ई टाउ अपॉन एम। तो ध्यान से देखो मोबिलिटी किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ द चार्ज प्लस रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज ऑफ द चार्ज, ठीक है, कितना चार्ज उसके ऊपर लगा हुआ है। तो बस यही था उसका मोबिलिटी का फॉर्मूला मेन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे टॉपिक्स पढ़ाए मैंने आपको, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम हैंडल, जिसका बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस कलरफुल नोट्स और तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसको स्कैन कीजिए और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।